नमस्ते एवरीवन। कल हमने अजमेर के चौहान वंश स्टार्ट कर दिया था, बट वीडियो बीच में गड़बड़ हो गई। तो चौहान वंश कल जो आपको प्रोवाइड किया गया, ये पूरा प्रोवाइड मैंने कर दिया है। ये भी आपको कल अजमेर के चौहान वंश करा दिया है ना। कल की वीडियो आप वीडियोस को लगातार देखें, सीक्वेंस वाइज देखें, तो उससे जो भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो जीके वाला पार्ट है वो उसमें मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर पाऊंगी। अजय राज चौहान, अर्नोराज, ये हमने कल कर लिए थे। विग्रह राज हमने कल कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड आपको कल करा दिया था, यहाँ तक आपको करा दिया था। अब आज हम रणथंभौर के चौहान से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी लेंदी बने, तो आप पार्ट्स में देखना है, पार्ट्स में देख सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको देखना है, लेकिन देख लीजिएगा। इनकी बहुत डिटेल्ड वीडियो आप चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने ये जब लिख लिख कर पढ़ाया था तो बताया था। ये जो वीडियोस हैं, ये जो नोट्स हैं, ये हमने 3 सोर्सेज से बनाए हैं। एक प्राइवेट बुक है, एक आपकी आरबीएससी की बुक है, और एक हमारे वाले खुद के नोट्स हैं। सो कंप्लीट है एंड इनफ है। आप इतना कर लें, उसके बाद कुछ करने की आप सोच सकते हैं, पहले इतना याद कर लीजिए। देखिए, रणथंभौर के चौहान पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। कौन थे पुत्र? गोविंद राज चौहान। ये 1194 ईस्वी में रणथंभौर जाते हैं, और इनको ये जो जागीरदारी है वो कौन देते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक देते हैं। फिर ये वहां जाके जो गोविंद राज चौहान है वो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, कल हमने पूरा पढ़ा है पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट थर्ड, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था। फिर रणथंभौर के अंदर दूसरे आते हैं वीर नारायण, और वीर नारायण की क्या होगी? इल्तुतमिश के साथ लड़ाई हो जाएगी, और वीर नारायण जो होंगे वो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर वाघभट, तो वाघभट क्या करेंगे? विफल कर देंगे। विफल किसको करेंगे? रजिया सुल्तान को, दिल्ली सल्तनत आपने सुने होंगे। फिर आएंगे जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का पंगा किससे होगा? नसीरुद्दीन से होगा, क्योंकि नसीरुद्दीन भी क्या करेंगे? रणथंभौर के दुर्ग पर अटैक करेंगे। फिर आएंगे हमीर देव चौहान, जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और यही वो हैं जो रणथंभौर के चौहान जो हैं उनको बहुत ज्यादा फेमस करते हैं। तो रणथंभौर के चौहान के अंदर हमीर देव चौहान प्रतापी शासक थे। कोटेजियन यज्ञ इन्होंने करवाया था। पंडित विश्वरूप के कहने पर इन्होंने ये कोटेजियन यज्ञ करवाया था, और ये एक विजय अभियान था। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा कि वो अपने घोड़े को भेजते हैं, तो इस तरीके से पंडित विश्वरूप ने इनको सजेस्ट किया कि आप यज्ञ करवाओ, तो इन्होंने यज्ञ करवाया विजय अभियान के लिए, मतलब जीत के लिए। मेवाड़ के जो शासक थे समर सिंह, उनको इन्होंने हराया था। हमीर देव चौहान जीते थे और मेवाड़ समर सिंह हारे थे। ठीक है, मेवाड़ के जो राजा थे समर सिंह, वो चले जाते हैं रणथंभौर की। समर मतलब समीर, हवा, कि हम यहाँ अपनी हवा फैला देते हैं, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। लेकिन हमीर कहते हैं नहीं, यहाँ हम हैं, तो ये मेवाड़ समर सिंह को हरा देते हैं। फिर इसके बाद देखिए जलालुद्दीन जो खिलजी हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और 2 बार आक्रमण करते हैं, 1291 में और 1292 में। 1290 में झायन दुर्ग पर ये जीत हासिल कर लेते हैं, और झायन दुर्ग की रक्षा करते हुए जो गुरुदास सैनी हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए 1290 के अंदर झायन दुर्ग की रक्षा कर रहे थे कौन? गुरुदास सैनी, और उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जलालुद्दीन 2 बार इसके ऊपर आक्रमण करते हैं, 1291 में, 1292 में, और जब हार जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको कहाँ मिलेगी? एक तो अमीर खुसरो का मिफ्ता उल फुतू है ना, और एक है जियाउद्दीन बर्नी का तारिक ए फिरोज शाही। तो इसमें ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। एंड जब ये आपको ये सब याद हो जाए ना, इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस तो देखो आपको लगाने ही चाहिए, लेकिन अगर कोई और भी, अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी और के भी नोट्स वगैरह पढ़ें, तो बिलीव मी, पहले आप इनको एक बार याद कर लीजिए। ये याद हो जाए तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। अब आ जाते हैं अलाउद्दीन। अब अलाउद्दीन, अच्छा देखो एक यहाँ पे हम लिखना भूल गए शायद, हाँ, हमीर देव चौहान के 17 युद्ध हुए थे, जिसके अंदर ये 16 में जीते थे हमीर देव चौहान। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाइए अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो भी यहाँ पर आक्रमण करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति होता है कौन? मीर मोहम्मद। ठीक है, इसके सेनापति कौन है? मीर मोहम्मद। अब मीर मोहम्मद और एक इनका भाई है केहबरू, ये दोनों हैं।
ठीक है। सेनापति कौन है? मीर मोहम्मद शाह, और भाई कौन है? किहबरू। अब इन दोनों को शरण दे देता है कौन? हमीर देव चौहान। जब शरण दे देते हैं तो फिर ये गुजरात अभियान के समय जो मोहम्मद शाह है वो सारा धन लेकर हमीर देव की शरण में आ जाता है, और हमीर देव इनको शरण दे देते हैं। और हमीर हट में ये लिखा हुआ है, हमीर हट में ये लिखा हुआ है कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी जो था बेसिकली, उसकी जो बेगम थी चिमना, उससे हमीर को प्रेम हो गया था, और दोनों मिलकर अलाउद्दीन को मारना चाहते थे। किससे प्रेम हुआ था? मैंने शायद हमीर बोल दिया गलती से, मोहम्मद शाह से। ठीक है, तो मोहम्मद शाह को चिमना से प्रेम हो गया था, और चिमना को बेसिकली हो गया था, और फिर ये दोनों जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी को मारना चाहते थे, और मीर मोहम्मद शाह को शरण दे देते हैं हमीर देव चौहान। तो अलाउद्दीन खिलजी को एक रीजन मिल जाता है। तो ये किस में लिखा है? हमीर हट में लिखा हुआ है। तो आक्रमण करने पहले आते हैं उल्गू खां और नुसरत खां। ये देखिए नाम आपके पास आगे भी आएंगे तो ध्यान रखेंगे। उल्गू खां क्या करते हैं? जो उल्गू खां हैं वो मतलब झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे, और जो हमीर देव के जो दो सैनिक होंगे, एक होंगे भीम सिंह और एक होंगे धर्म सिंह। तो हमीर देव चौहान की तरफ से ये जाएंगे, जिसमें भीम सिंह की तो मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, और जो धर्म सिंह है, धर्म सिंह रणथंभौर को वापस आ जाएंगे। जब ये वापस आ जाएंगे, भीम सिंह की मृत्यु हो गई, तो ये हमीर देव चौहान कहते हैं कि तुम्हारी वजह से भीम सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्द को। तो जब ये धर्म सिंह बचकर वापस आ जाते हैं, तो हमीर देव चौहान कहते हैं कि तुमने अपना धर्म नहीं निभाया। ये मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि थोड़ा याद रह जाएगा। और भीम सिंह की मृत्यु हो गई, तो इसको हटा देते हैं हमीर देव चौहान। जब हटा देते हैं तो भीम धर्म सिंह के पास क्या ही ऑप्शन बचेगा, है ना? जब किसी को हटा दिया जाता है तो फिर तो वो बदला लेता है। तो अलाउद्दीन की सेना को पराजित करके जब धर्म सिंह रणथंभौर की ओर लौटा, भीम सिंह को मार दिया गया। इनकी मृत्यु के लिए धर्म सिंह को उत्तरदायी ठहराया गया, और हमीर ने धर्म सिंह को हटाकर जो उसका भाई था भोज, धर्म सिंह का भाई था भोज, उसको सेनापति बना दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, भोज को क्या कर दिया? सेनापति बना दिया। अब जब सेनापति तो बना दिया, लेकिन बाद में हमीर देव भोज को भी निकाल देंगे, बाद में इसको भी हटा देंगे। ठीक है, अब जो भोज है वो सीधा चला जाएगा अलाउद्दीन के पास। ठीक है, किसके पास चला जाएगा? अलाउद्दीन के पास चला जाएगा, और रणथंभौर दुर्ग पर कहेगा कि आक्रमण करिए, और फिर ये लोग वापस आएंगे। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो वापस आएगी, और यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी हैं और जो नुसरत खां है, अच्छा नुसरत खां देखो, ये वही नुसरत खां है, उल्गू खां और नुसरत खां जिन्होंने झाइन दुर्ग पर आक्रमण भी किया था। तो यहाँ पर जो अलाउद्दीन है, जब वो रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए अपने दो सेनापति उल्गू खां को, कहाँ गया उल्गू खां? उल्गू खां और नुसरत खां को भेजेगा, तो हमीर की सेना में जो नुसरत खां है वो मारा जाएगा। ठीक है, जिन्होंने पहले झाइन दुर्ग पर मीन्स विजय हासिल की थी, वो नुसरत खां दोबारा जब आएंगे तो वो मारा जाएगा। अलाउद्दीन जो खिलजी है, अलाउद्दीन जो खिलजी है, तो अमीर खुसरो के अंदर, अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि खजाइन उल फुतू और तारिक ए अलाई। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि अलाउद्दीन जो है वो सेना के साथ आया था, जिसमें युद्ध का आंखों देखा जो वर्णन है वो किया गया है। अलाउद्दीन लगभग एक साल तक, ये आई थिंक शायद मैंने आगे भी लिखा होगा, हाँ ये सब लिखा है मैंने साका वगैरह के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी कम से कम 1 वर्ष तक यहीं पे डेरा डाल के बैठ जाता है, और जब यहीं पे डेरा डाल के बैठ जाता है तो एक और बात कही जाएगी कि सोने के, ये अमीर खुसरो कहते हैं, ठीक है, कौन कहते हैं? अमीर खुसरो कहते हैं कि सोने के 2 दानों के बदले चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। क्योंकि अलाउद्दीन जब लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग को घेर लेते हैं, तो दुर्ग में जो खाद्य सामग्री है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 1 वर्ष तक यहीं पे हैं तो खाद्य सामग्री खत्म हो जाती है। तो अमीर खुसरो कहते हैं कि सोने के 2 दानों के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे जो रनमल और जो रतिपाल हैं, ये हमीर देव के सेनापति हैं। ठीक है, ये हमीर देव के कौन है? सेनापति हैं। और जो ये रनमल रतिपाल हैं, इनको भी लालच दे दिया जाता है, और ये भी जाके किसके साथ मिल जाते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाके मिल जाते हैं कि लंका भेदी, है ना? क्या कहते हैं? क्या भेदी लंका ढाई, लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये
कुछ आपका स्टार्टिंग था। आई होप समझ में आ गया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्यों आया था। अब इसके बाद आ जाते हैं साका। तो देखिए अब बात हो रही है 11 जुलाई 1301 की। जो हमीर देव हैं उनकी पत्नी है रंग देवी और इनकी पुत्री है देवल देव। जब साका होता है तो रंग देवी और देवल देव दोनों के दोनों पद्मला तालाब में जाके डूब जाते हैं और जौहर कर लेते हैं, जिसको एकमात्र जल जौहर कहा गया है। मोहम्मद शाह भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और अमीर खुसरो फिर यहाँ पे एक डायलॉग मारेंगे कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। और अलाउद्दीन क्या करेंगे, जो दुर्ग है रणथंबोर दुर्ग, उल्गू खां को, देखो नुसरत खां और उल्गू खां पहले आए थे, दोनों ने झायन दुर्ग जीता भी था, जिसमें नुसरत खां जब दोबारा आया था तो मारा गया था। अब उल्गू खां अभी भी बचा हुआ है, तो इसी उल्गू खां को रणथंबोर दुर्ग जो है वो दे दिया जाता है, अलाउद्दीन दे देते हैं, ठीक है, या अलाउद्दीन दे देता है। एक्चुअली क्या पढ़ते पढ़ते दे देते हैं यही वर्ड्स इनके लिए आते हैं, बट कहीं ना कहीं देखो हमें नहीं लगता कि हमें इनकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली इन्होंने हमारी जो कंट्री है उसको एक्सप्लॉइट ही किया है। तो अलाउद्दीन जो है वो रणथंबोर दुर्ग को उल्गू खां को सौंप देता है। आई होप क्लियर है। अच्छा, अब एक और है बिजादित्य कवि। बिजादित्य जो कवि हैं, बिजादित्य नामक जो कवि हैं वो इन्हीं के दरबार में रहते थे, राणा सांगा बोल रही हूँ, सॉरी, हमीर देव के, ठीक है। आई होप क्लियर है। अच्छा, जैत्र सिंह की अगर हम बात करें तो जैत्र सिंह के लिए जो हमीर देव हैं वो अपने पिता के लिए 32 खंभों की छतरी बनवाते हैं, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्या कहा गया है यहाँ पे, सिंह हमीर देव चौहान के बारे में क्या कहा जाता है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ठीक है। तो ये भी आपको डायलॉग जो है वो ध्यान रखना है कि हमीर का हट ऐसा है जो कि दोबारा नहीं चढ़ता। ये कुछ मैंने पिछली बार भी फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े थे ताकि आप इनको फिल करें। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। हमीर रासो, रासो किसने लिखा है, शारंगधर ने, ठीक है, शारंगधर ने लिखा है। हमीर देव रासो, ये दोबारा रासो, ये किसने लिखा है, जोधराज ने लिखा है। ये 14th सेंचुरी में लिखा गया है, ये 18th सेंचुरी में। हमीर हट चंद्रशेखर, चांद जैसा हट। सुरजन चरित्र, ये भी चंद्रशेखर ने लिखा है। हमीर बंधन अमृत कैलाश, ठीक है। तो देखो बंधन और कैलाश कुछ ऐसे ब है ना, याद कर लेना बस। हमीर रायन भांडू व्याज, है ना, यही नाम है ना, लेट मी चेक एक बार, मैं दोबारा से, व्याज नहीं है व्यास है, भांडो व्यास, हमीरायन भांडो व्यास। तो ये रणथंबोर के चौहान वंश फिनिश, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे जालोर के चौहान वंश। लगातार ही वीडियो चलेगी क्योंकि ये हमें कंप्लीट करनी है राजस्थान हिस्ट्री। एंड आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और इसके साथ साथ आप रिवीजन ज़रूर करें, एमसीक्यू ज़रूर लगाएं। चलिए अब बात करते हैं जालोर के चौहान वंश के बारे में। जालोर के चौहान वंश, और जो सुवर्णगिरी है ये भी इसको कहा जाता है। जाबालीपुर का ही जो नाम था वो जालोर था। ये मैंने यहाँ लिखा है, पहले की अजमेर की 4 वीडियो बनी थी, रणथंबोर की 1 बनी थी, तो इसको आप थोड़ा सा हटा सकते हैं। इसके संस्थापक कीर्तिपाल चौहान हैं। सोनगढ़ पर्वत पर सोनग्रा चौहान के द्वारा ही ये जो वंश है इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, जालोर के चौहान वंश की। तो इस शाखा का नाम जो है वो सोनग्रा चौहान ही है। ये संस्थापक हो गए कीर्तिपाल चौहान, कीतु एक महान राजा, ठीक है। चाचिक देव जो हैं उनके टाइम पे नसीरुद्दीन महमूद आता है, बलबन आता है, लेकिन कोई आक्रमण नहीं होता। चाचिक देव के टाइम पे नसीरुद्दीन महमूद और बलबन आता है, लेकिन कोई आक्रमण नहीं होता। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कान्हड़ देव चौहान, 1305 से लेके 1311 ईस्वी तक। कान्हड़ देव चौहान के बारे में कान्हड़ देव प्रबंध लिखी गई है। किसने लिखी है, पद्मनाभ ने लिखी है। पद्मनाभ जो थे वो कौन थे, वो अखेराज के दरबारी थे। अब देखिए ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि जो इनका अलाउद्दीन खिलजी जो था तो वो गुजरात अभियान जब कर रहे थे और उसके टाइम पे इनके मुख्यमंत्री था जेता देवड़ा। एक तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। एक अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री होती है फिरोजा और कान्हड़ देव चौहान का पुत्र होता है वीरम देव, ठीक है। तो इन दोनों को आपसी में प्रेम हो जाता है, ये दोनों शादी करना चाहते हैं। बेसिकली जो फिरोजा जो थी वो वीरम देव से शादी करना चाहती थी, लेकिन जो वीरम देव है वो मना कर देता है।
तो एक तो ये रीज़न है, समझ में आ गया। ये किसने बताई है ये बात मुनोत नैन्सी ने बताई है। एक गुजरात अभियान के टाइम पे जो मुख्यमंत्री होता है जेता देवड़ा, वो इनकी सेना पर हमला कर देता है। तो ये तो एक रीजन है और ये आपका दूसरा रीजन है, ऐसे आप मान सकते हो। फिर एक होता है सिवाना अभियान। सिवाना अभियान के अंदर कब है? 2 जुलाई 1308 में। अलाउद्दीन के सेनापति होता है कौन? कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, ये हम जालोर के चौहान वंश में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कमालुद्दीन गुर्ग होता है और इधर कान्हड़देव चौहान का भतीजा होता है सातल देव। तो इन दोनों के बीच में भी युद्ध हो जाता है, किसमें? सातल देव में एंड कमालुद्दीन में, है ना। तो ऐसे कर लेना, 7, देखो 7 फेरों का कमाल है ना शादी में, ऐसे याद हो जाएगा बस। तो 7 का सातल देव और कमालुद्दीन, इनके बीच में होगा तो केसरिया जौहर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? केसरिया और जौहर होगा, महिलाएं जौहर करेंगी और सातल देव जो होंगे वो केसरिया करेंगे। इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ। अब जब वो जीत जाएगा, वो तो जीत गया, अब यहाँ पे होगा एक भावला पवार। सिवाना दुर्ग का नाम, अच्छा हाँ ये रहा, देखो भावला पवार क्या करेगा? गौमांस मिला देगा। अलाउद्दीन का जो सेना नायक होगा नाहर खां भोज, ये देखो वही भोज है जो अलाउद्दीन खिलजी के पास गया था पहले वाले में। अभी मैंने बताया था कि जब धर्म सिंह को हटा के उसके भाई भोज को सेनापति बनाया था, तो ये अलाउद्दीन गया था, जहां पे फिर इसने इसके ऊपर अटैक करा था, हमीर देव चौहान के ऊपर। और ये ही जो है वो यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर सिवाना दुर्ग जीत लिया जाएगा अलाउद्दीन के द्वारा। और इसके सिवा खैर बचा ही क्या है? नाम खैराबाद रख दिया जाएगा सिवाना दुर्ग का, और बाद में कमालुद्दीन गुर्ग को ये सौंप दिया जाएगा। एक अभियान होगा जालोर का अभियान 1311 ईस्वी में, और जो कान्हड़देव चौहान है उनके सेनापति हैं दहिया बीका। ठीक है, और कान्हड़देव है उनका पुत्र है वीरम देव, और इधर जो इनकी पत्नी है जैतल देव। तो यहाँ पे भी युद्ध होगा और जालोर का जो नाम है वो बदलकर जलालाबाद रख दिया जाएगा। ये भी अलाउद्दीन के खिलजी के द्वारा ही हुआ था। पद्मनाभ में ये लिखा है वीरमदेव, सोनागरा रिबात व हमीरायन के अंदर ये सब लिखा हुआ है, पद्मनाभ ने ये लिखी है। जो भाई मालदेव होगा, यहाँ पे भाई मालदेव वाली बात हो रही है ना, कान्हड़ देव के जो भाई थे मालदेव, वो सोनगरा में जो अलाउद्दीन की अधीनता है वो स्वीकार कर लेते हैं। अलाउद्दीन की जो है वो अधिक स्वीकार कर लेते हैं, तो ये इनके साथ मिल जाते हैं कान्हड़ देव चौहान। और बाद में जो चित्तौड़ का किला है वो अलाउद्दीन खिलजी मालदेव को सौंप देते हैं। देखिए इन्होंने तो कभी नहीं वो दिया, साथ दिया, क्या कहते हैं, कान्हड़ देव चौहान ने, लेकिन मालदेव जो होते हैं वो माल के लिए, ऐसी याद रखें ना, माल के लिए अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये आपका जो सिलेबस के अंदर चौहान वंश लिखा हुआ है, अजमेर के चौहान वंश, रणथंभौर के चौहान वंश, अजमेर के करा दिया, रणथंभौर का करा दिया, ठीक है, जालोर का मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब इसके बाद पर्सनालिटीज लिखी हैं, तो जिसमें सबसे पहले है आमेर के मानसिंह। तो आमेर के मानसिंह हैं, फिर मिर्जा राजा मानसिंह हैं, फिर रावचंद्र सेन हैं, फिर बीकानेर के राय सिंह हैं, फिर महाराणा राय सिंह हैं, ठीक है, फिर राणा सांगा हैं। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है, फिर महाराणा प्रताप है। तो कोशिश मेरी पूरी, आज जितना हो जाएगा उतना मैं आपको कराऊंगी। देखिए जब हम आमेर के मानसिंह देखते हैं तो ये बेसिकली जयपुर के इतिहास से रिलेटेड है, और जब हम आमेर के मानसिंह देखते हैं तो उससे पहले भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि 1207 ईस्वी के अंदर जो कोकिल देव हैं वो इसकी स्टार्टिंग करते हैं और मीनाओं को हराते हैं बेसिकली, और फिर आमेर को राजधानी बनाते हैं। फिर दूल्हे राय हैं, दूल्हे राय जो हैं वो, उनके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। इससे पहले एक रह गए पंच, हाँ अपने पहले दूल्हे राय हैं, है ना, फर्स्ट नंबर पे दूल्हे राय हैं, सेकंड नंबर पे कोकिल देव हैं। जो दूल्हे राय से स्टार्ट होता है और दूल्हे राय ही कछवाहा वंश के जो हैं संस्थापक कहलाते हैं। फिर कोकिल देव जो हैं वो अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर भी बनवाते हैं। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग करने के लिए पता होना चाहिए। फिर पंचवन देव होते हैं जो कि महोबा के प्रशासक को नियुक्त करते हैं और तराइन युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को भी प्राप्त हो जाते हैं पंचवन देव। फिर राजदेव होते हैं, ये कदली महल का निर्माण करते हैं। फिर पृथ्वीराज कछवा होते हैं जो कि 12 कोटड़ी व्यवस्था का प्रबंध करते हैं, 12 पुत्रों में बांट देते हैं बेसिकली आमेर राज्य को। और राणा सांगा जो होते हैं वो इन्हीं के साथ ये मदद करते हैं उनकी खानवा के युद्ध में। और ये गलता जी जो हैं उनके लिए, इनके ही काल में जो गलता जी के अंदर जो राम नंदी संप्रदाय है उसकी स्थापना हुई थी पृथ्वीराज कछवा की।
फिर रतन सिंह आते हैं, कुछ खास नहीं है, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करते हैं वो बेसिकली। फिर भारमल, भारमल को बहुत भारी हो रही होती है हरका, तो हरका की शादी अकबर से कर देते हैं। फिर आते हैं भगवंत दास कच्छवा। तो भगवंत दास कच्छवा के बारे में क्या है कि अकबर जो होते हैं वो इन्हें अमीर उल उमरा की वो देते हैं, और अकबर इनको चित्तौड़गढ़ का किला भी जो है वो दे देते हैं। और भगवंत दास ने क्या किया था, अपनी जो पुत्री थी, इनकी जो पुत्री थी कौन थी, मानबाई, मैंने लिखा नहीं है कि हाँ, भगवंत दास की पुत्री होगी, कौन पुत्री होगी, मानबाई। मानबाई की जो शादी है वो किसके साथ करेंगे, ये जहांगीर के साथ कर देंगे, ठीक है। और फिर इनका पुत्र होता है कौन, खुसरो, इनका पुत्र कौन होता है, खुसरो, ठीक है। तो ये आपका भगवंत दास कछवा था। फिर जो है, फिर वो आमेर के मानसिंह स्टार्ट होते हैं, जो कि सिलेबस के अंदर गिवन है। देखिए जो सिलेबस में है वो तो मैं बिल्कुल भी, उसका तो एक भी लाइन मिस नहीं होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अब मुझे नहीं पता कि पेपर के अंदर अगर बहुत ही, जैसे पिछली बार पेपर बनाया था, अगर इसी तरीके का पेपर बनाया तो भी देखिए पास तो होना पॉसिबल है। सबसे ज़्यादा बुरा तो पॉलिटिकल साइंस वालों के साथ हुआ था, लेकिन आप इतना भी याद रखेंगे तो भी आप जो है वो जीके का पेपर ज़रूर क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि जो सिलेबस में है पहले वो याद होना चाहिए। ये याद है तो उसके बाद आप इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेबस में साफ ही लिखा है मिर्ज़ा राजा मानसिंह, तो पहले आपको ये याद होना चाहिए। इनके पहले वाली कहानी याद रखो या ना रखो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए मिर्ज़ा राजा मानसिंह जो हैं, आप देखो ना नाम में ही है मिर्जा राजा। किसने कहा होगा इनको मिर्जा राजा, अकबर ने कहा है, ठीक है। अकबर जो है वो इनको मिर्जा राजा कहता था। 1589 से 1614 तक इनका जो जन्म है, ये भगवंत दास के ही पुत्र थे, और इन दोनों को ही मिलकर रणथंभौर दुर्ग दे दिया गया था 1569 के अंदर। और जो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध जो पहला अभियान था, ये उसके खिलाफ भी गए थे, ठीक है। सुरजनहाड़ा के खिलाफ ये लोग गए थे, प्रथम इनका सैनिक अभियान था। 1572 में एक युद्ध हुआ था, सरनाल का युद्ध। लिखा नहीं क्या मैंने, हाँ लिखा है यहाँ पे, पहले ये वाला मैं आपको ये बाद में बताऊंगी। पहले 1572 में जो, चलो पहले यही बता देती हूँ, लाइन वाइज ही चलते हैं। देखिए फिर ये जो है, इनका जन्म कहाँ होता है, जयपुर में इनका जन्म होता है, मौजमाबाद जयपुर में इनका जन्म होता है। 12 वर्ष के ही थे ये, और मुगल की अधीनता ये स्वीकार कर लेते हैं, और अकबर जो है वो यहाँ पे जाते भी हैं। इनका पुत्र होता है, और इनको पुत्र की उपाधि दी जाती है, फर्जंत इनको कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पुत्र, और मिर्ज़ा राजा इनको उपाधि मिलती है। ये और इनके पिता दोनों के दोनों मुगल जो हैं उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं, और अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा ये करते हैं, ठीक है। अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा करते हैं, कौन, मिर्ज़ा राजा मानसिंह। फिर 1572 में सरनाल के युद्ध के अंदर भी ये जाते हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिर 1573 में डूंगरपुर में जाते हैं, वहाँ के जो शासक है आसकरण, उसकी आस पर भी पानी फेर देंगे, उसको भी हरा देंगे, ठीक है। किसकी बात चल रही है, मान सिंह की बात चल रही है। देखो इसका है ना, आजकल थोड़े टाइम पहले एक बहुत वीडियो वायरल हो रही थी कि एक छोटा सा बच्चा था और वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं राजा मान सिंह हूँ, तो आप उसको याद करके याद रह जाएगा कि हाँ मानसिंह कौन थे। देखो जिन्होंने कई बार पढ़ा है, जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, आर्ट्स से रिलेटेड होता है, उनके लिए याद रखना आसान होता है, बट जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो सीबीएसई से पढ़े हैं, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनको नहीं पता कि मानसिंह कौन है, भगवंत दास कौन है। तो वो कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो याद हो जाएगा, कम से कम आप 3-4 बार पढ़ोगे ना, तब जाके आपको ये सब याद रहेगा। तो थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ हेल्प करने की, कुछ ना कुछ ट्रिक्स अगर बन पाती हैं तो वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो डूंगरपुर के शासक आस्करन को भी ये हरा देते हैं। अब देखिए मिर्जा राजा मानसिंह को बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले तो इन्हें मिलेगी काबुल की सूबेदारी। काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर है। अब मिर्ज़ा राजा मानसिंह देखिए ये हैं जयपुर के, और ये काबुल अफगानिस्तान में जा रहे हैं 1585 से लेकर 1587 तक। अब अकबर जो होते हैं, अकबर और मिर्ज़ा हाकिम, इनके बीच में ये जो है मिर्ज़ा कौन है, सॉरी मिर्ज़ा हाकिम, हाँ मिर्ज़ा हाकिम है, और जो मानसिंह हैं वो क्या करेंगे, काबुल में मिर्ज़ा हाकिम को हरा देंगे। जो मानसिंह हैं वो मिर्ज़ा हाकिम को हरा देंगे। तो जब हरा देंगे तो अकबर बहुत खुश हो जाएंगे, और वो इनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि देंगे और 5000 जात सवार भी देंगे। तो मानसिंह वहाँ से क्या करेंगे, एक ध्वज लेके आएंगे, और उस ध्वज के जो 5 कबीले थे उनके ऊपर विजय हासिल करेंगे। तो वहाँ से ध्वज का हिस्सा फाड़ कर लेकर आते हैं, और वो मानसिंह को दिया जाता है।
और कबीलों ने दिया था बेसिकली, और इस पचरंगे ध्वज को जयपुर का राजकीय ध्वज भी बना दिया गया। तो ये काबुल था। तो मानसिंह, वो जो छोटा बच्चा है वो ऐसे नहीं बनना मानसिंह, वो देखो काबुल से जीत के आया है। फिर वो उसी बच्चे को अज्यूम करो, वो बिहार भी जाता है, वहां पे भी जागीरदार विद्रोह कर रहे थे। मानसिंह 2 बार जाते हैं, ठीक है। मानसिंह एंटर्स 2 टाइम्स, और 2 बार जाएंगे और 3 बार, यहाँ पे मैंने 2 बार क्यों लिखा है, लेट मी रीचेक इन द बुक, एक सेकेंड आप रुको। हाँ, यहाँ पे 3 बार आएगा। वो 3 बार बंगाल के जो सूबेदार थे वो बने थे। नहीं सॉरी, 3 बार यहाँ आएगा, बिहार के अंदर 2 बार ही थे, सही लिखा था। हाँ देखो, बिहार की उनको 2 बार सूबेदारी मिलेगी और बंगाल की 3 बार मिलेगी। तो बिहार के अंदर 2 बार इनको सूबेदारी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, जब बंगाल के अंदर जाएंगे तो वहां भी ऐसे तो है नहीं, ऐसे आ जाएंगे, अपने नाम का मानपुर नगर बसा कर आएंगे। फिर 1592 में उड़ीसा जाएंगे, और उड़ीसा में वहां होंगे नासिर खां, कतलू खां, तो उनको बिल्कुल कत्ल करके आ जाएंगे और ये हार जाएंगे। और फिर वहां पे पुरी के अंदर जगन्नाथ मंदिर जो होंगे उसके ऊपर भी अधिकार कर लेंगे, ठीक है। कौन? मानसिंह। तो मानसिंह जो है पहले काबुल गया, फिर देखो यहाँ गया है, उड़ीसा की तरफ गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए बंगाल भी जाएंगे, बिहार गए हैं तो उड़ीसा भी चले गए, तो बंगाल भी जाना चाहिए, है ना। तो बंगाल भी जाएंगे और वहां पे 3 बार सूबेदार बनेंगे। 1604 में बंगाल में कौन है? केदार कायत, केदार कायती है, हाँ केदार कायती नाम है। तो राजा जो केदार कायत होंगे उनको क्या करेंगे? उनको भी हरा देंगे, और वहां से जो शीला देवी की जो मूर्ति होगी वो आमेर के दरबार के अंदर ले आएंगे। तो 1605 में बंगाल जीत लेंगे। अब अकबर दोबारा से खुश, और अकबर मानसिंह को 7,000 का मनसब दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अकबर के टाइम पे जो 7,000 की मनसबदारी थी वो 2 व्यक्तियों को ही मिली थी। एक तो मानसिंह को मिली थी और एक औरंगजेब को मिली थी। एक औरंगजेब ने दी थी, एक अजीज कोका को मिली थी। हाँ देखो ये लिखा हुआ कि एक तो इसको मिली थी और एक अजीज कोका को मिली थी, ठीक है। फिर और भी कुछ खास होगा, और खास क्या होगा कि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब जो था उसने अपने काल में जो मनसबदारी थी वो अकबर के टाइम पे 22% थी, औरंगजेब ने उसको बढ़ाकर 33% किया था, ठीक है। ध्यान रखनी है ये सब बातें। और एक ये भी होता है अकबरपुर, अकबरपुर जो है उसका जो नाम है वो बदलकर क्या रख दिया जाता है? राजमहल, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब गोविंद देव जी का मंदिर, तो गोविंद देव जी के मंदिर की क्या खास बात है? तो मान सिंह जो होते हैं वो गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन जो है यूपी के अंदर जो है उसको भी बनाते हैं, और सवाई मान सिंह फिर बाद में उसे जयपुर के चंद्रमहल के पास स्थापित कर देते हैं। मान सिंह नवरत्न में शामिल थे। पुंडरीक विठल ने रागमाला लिखी है, राग चंद्रोदय लिखी है, राग मंजरी लिखी है, नर्तन निर्णय लिखा है, दूनी प्रकाश लिखा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। ये कौन है? ये दरबारी कवि हैं पुंडरीक विठल। एक है कवि नरोत्तम, इन्होंने मान चरित्र रासो लिखा है, तो देखो चरित्र उत्तम ही होना चाहिए। राय मुरारी दान ने मान प्रकाश लिखा है ना। तो दान कौन करता है? जिसके जीवन में प्रकाश होता है। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति लिखा है, ठीक है, क्योंकि मान सिंह वहां पे जीते भी थे, तो मान सिंह की कीर्ति को बखान कर रहे हैं, ऐसे याद रख सकते हो। एक इनके टाइम पे हरिनाथ थे, सुंदरदास थे, छापा बारहट थे, जगन्नाथ थे, वो सब इनके विद्वान थे। फाइनली 1614 के अंदर इनकी इलिचपुर महाराष्ट्र में मृत्यु हो जाती है। तो ये थे आपके कौन? मानसिंह। आई होप समझ में आए होंगे, आमेर के मानसिंह। फिर आप सिलेबस में देखोगे तो कौन है? मारवाड़ के चंद्रसेन। चलिए, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट मारवाड़ के राव चंद्रसेन 1562 से लेके 1581 ईस्वी तक। 16 जुलाई 1541 इनका जन्म होता है राव चंद्रसेन का। राव मालदेव, इनकी पत्नी का नाम था स्वरूप दे। राव मालदेव के पुत्र थे राम, उदय सिंह और राव चंद्रसेन, ठीक है। 3 इनके पुत्र हैं। अब जो क्या होगा बेसिकली, जो इनका बड़ा पुत्र था वो राम था, दूसरा पुत्र उदय सिंह था और तीसरा पुत्र राव चंद्रसेन था। तो इन दोनों के बीच में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, और राव चंद्रसेन जो है वही हमें पढ़ने हैं, वही मारवाड़ का प्रताप कहलाए जाते हैं। विश्वेश्वर नाथ रेव ने कहा था प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा इनको कहा जाता है। उदय सिंह और राव चंद्रसेन के बीच में, दोनों भाई हैं, इन दोनों के बीच में लोहावाट का युद्ध होगा 1563 के अंदर, ठीक है, उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में।
और जब इनके बीच में युद्ध हो जाएगा तो राव चंद्रसेन जो होंगे वो विजयी हो जाएंगे। अब 1564 में जो बड़ा भाई होगा राम, वो क्या चला जाएगा, अकबर के पास चला जाएगा और अकबर को बोलेगा कि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। तो अकबर क्या करेंगे, उनका होगा एक, क्या कहते हैं, सूबेदार लगा लो। तो इनका सूबेदार होगा कौन, हुसैन कुली खां। वो भेज देंगे इसको वहां पे चंद्रसेन के पास मारवाड़ में, और मारवाड़ के अंदर वो मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेगा। फाइनली जो चंद्रसेन है वो भाद्राजुन जालोर चले जाएंगे और वहीं पे सेना का भी निर्माण करते हैं। तो ये थे कौन, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। आई होप समझ में आए होंगे। एक पेज और है इनके बारे में और बस फिर राव चंद्रसेन जो होंगे वो आपके खत्म। एक है नागौर दरबार। ये कब लग रहा है, 1570 ईस्वी के अंदर नागौर दरबार लगता है और अकबर लगाते हैं इसको, नागौर दरबार को। तो जब ये सब चल रहा होता है तो अकबर वहां पे क्योंकि अकाल पड़ा हुआ होता है तो शुक्र तालाब का भी निर्माण करवाते हैं। बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राय भाटी, ये सब वहां जाते हैं और अधीनता स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हम अकबर, तुम ही हमारे सब कुछ हो। राव चंद्रसेन स्वीकार नहीं करते, ये वापस आ जाते हैं। 1572 के अंदर, अब क्योंकि कल्याणमल ने तो स्वीकार कर लिया है तो कल्याणमल को मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार बना दिया जाएगा। और 1574 के अंदर ही जो रायसिंह होंगे, ये रायसिंह भी अभी हम पढ़ेंगे, ये सिवाना दुर्ग के ऊपर अटैक कर देंगे। और राव चंद्रसेन जो होंगे वो सारण के पास सचियाई माता का जो मंदिर है वहां पे चले जाएंगे, वहां पे उनका स्मारक भी है, और 1581 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। मारवाड़ के अंदर खालसा घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि अब कुछ ऐसा खास रहे नहीं है। और फाइनली इनके पास, रावचंद्र सेन के पास कुछ कमी भी होती है, और इस कमी को जो है वो कौन पूरा करते हैं, ये अपनी कमी को कैसे पूरा करते हैं, ये कुछ रुपीस नहीं है, ये मैंने ऐसे बस याद कराने के लिए लिखा था। जो महाजन वर्ग को ये लूट लेते हैं जिसकी वजह से ये अलोकप्रिय भी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये था आपका रावचंद्र सेन, काफी शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है। तो रावचंद्र सेन आपके खत्म। अब आ जाते हैं हमारे बीकानेर के रायसिंह। ठीक है। तो बीकानेर के रायसिंह, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने बुक्स लिखी हैं कि हमने जो अपनी पढ़ाई वाले जो रोहित सर की बुक है उससे भी हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, क्योंकि उनकी भी बुक काफ़ी शॉर्ट एंड अच्छी बुक है, आप वो बुक परचेज कर सकते हैं। आरबीएससी की बुक हमने ली है और जो हमारे पुराने नोट्स हैं सबसे मिलके हमने जो अपने नोट्स हैं वो तैयार किए हैं। अभी जो देखिए हमने इंग्लिश मीडियम में नोट्स बनाए वो हमने बिल्कुल ही मीन्स प्रिंटेड फॉर्म में बनाए हैं, लेकिन ये हमने हाथ से लिख के बनाए हैं। अब ये वाला बनाने का टाइम नहीं था इसलिए मैं आपको इसी से पढ़ा रही हूँ, बट बिलीव करिए ये भी आपके कंप्लीट ही है। लेकिन हाँ, इसके साथ आपको मुझे सुनना पड़ेगा क्योंकि ये सब आपको समझ नहीं आएगा अपने आप, जब मैं बोलूँगी तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे बीकानेर के रायसिंह। तो बीकानेर के रायसिंह पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे राइसिंग ऑफ बीकानेर। इसको आप मुझसे रिलेट करके याद करो क्योंकि मैं बीकानेर से हूँ। ठीक है, ऐसे याद रखो। हाँ, हमारे यहाँ करणी माता का मंदिर है, राठौड़ वंश है, जांगल देश यहाँ पे कहलाया जाता है। बीकानेर नागपुर वाले एरिया को, अचित्रपुर। राव जोधा, राव जोधा का भाई कौन था, कांथल, कांथल ही था ना इसका नाम। एक सेकेंड बस, क्योंकि बस कुछ हिंदी है ना तो हिंदी में मुझे क्या क्रॉस चेक करना पड़ता है। आप 2 मिनट रुकिए। कांधल था, कांधल, हाँ ध है, धा, हाँ ठीक है। तो राव जोधा जो है उसका जो भाई था वो कौन था, एक्चुअली अपने पिता के तानों से परेशान थे और 1465 में जो अपने चाचा है कांधल, ठीक है, राव जोधा जो है उसका भाई है कांधल और राव बीका के चाचा है। तो ये परेशान हो जाते हैं और राव बीका जो है वो चलने लग जाते हैं, बेसिकली वहाँ से चले जाते हैं और जांगल देश में राठौड़ जो है उसकी स्थापना करते हैं राव बीका। तो राव बीका कब स्थापना करते हैं, 1488 में नेरा जाट के साथ मिलके बीकानेर की अक्षय तृतीया वाले दिन स्थापना करते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाई भी जाती है, जिसको पतंग महोत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, बीकानेर में ये स्थापना होती है। करनी माता का मंदिर भी इन्होंने ही बनवाया था, राव बीका ने। अच्छा, ये जो है ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो सूजा वाला पॉइंट है इसमें क्या है, देखो ये तो स्थापना करी दी है। जो बीठू सूजा है, जो सूजा वाला पॉइंट मैं अभी आपको पहले बताती हूँ, पहले ये वाला थोड़ा सा रिलेट कर दूँ। राव लूनकरण, राव लूनकरण है फिर इनके बाद 1505 से लेके 1526 इन्होंने लूनकरण झील बनवाई और इनका मोहम्मद खां के साथ पंगे भी होते हैं नागौर के अंदर। इनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है ना, ला ला से याद कर लेना। राव जयसिरो छंद में कहा गया है जो कि बीठू सूजा ने लिखी है।
कर्म वंशोवली जो है वो जयसोम ने लिखी है, जिसमें इनकी तुलना कर्ण से की गई है। तो देखो जो लून करण है ले, तो इनकी तुलना किससे की जा रही है? कर्म वंशो कीर्ति काव्यम ग्रंथ है जो कि जयसोम ने लिखा है, उसमें की गई है। फिर 1526 में ढोसी का युद्ध होता है और उसके अंदर जो नारनौल है वो जगह, नारनौल के जो नवाब हैं अभिमीरा, उनसे लड़ते हुए जो राव लूणकरण हैं, राव लूणकरण जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लूणकरण जीतेंगे, ठीक है, अभिमीरा के खिलाफ। तो राव लूणकरण ने देखो, एक तो करमचंद वंशो कीर्ति काव्यम ग्रंथ है जिसमें इनकी रचना की गई है, मीन्स इनकी तुलना की गई है। कलयुग का कर्ण इनको कहा गया है। नागौर के मोहम्मद खां से इनका जो था वो लड़ाई हुई थी और युद्ध हुआ था। बेसिकली इन्होंने लूणकरण जो है झील बनवाई है और साथ ही साथ में ढोसी के युद्ध में नारनौल के अभिमीरा को भी हराया है। आई होप क्लियर है। चलिए अब आ जाइए राव जैतसी पर। राव जैतसी, क्योंकि बीकानेर के हम रायसिंह जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो रायसिंह से पहले इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। रायसिंह अभी आएंगे। फिर आते हैं राव जैतसी। तो देखो बीकानेर, तो बीकानेर की स्थापना कर दी, ठीक है, और जो राव लूणकरण है वो लूणकरण झील वगैरह बनवा दी है। और यहाँ पर फिर आएंगे राव जैतसी। तो राव जैतसी खानवा का युद्ध जो कि सांगा के साथ हुआ था, तो ये राव जैतसी अपने पुत्र कल्याणमल को भेजेंगे, ठीक है। और यहीं पे इनके टाइम पे होते हैं बीठू सूजा। तो बीठू सूजा जो हैं उन्होंने लिखा है राव जैतसी रो छंद, उसमें कहा है कि युद्ध होता है राव जैतसी का बाबर के बेटे कामरान से, और भटनेर दुर्ग जो होता है उसको जीत लेता है कौन? राव जैतसी। तो राव जैतसी जो है वो पाहेबा का भी एक युद्ध होगा, पाहेबा साहेबा का भी एक युद्ध होता है, और राव मालदेव जो होते हैं, राव मालदेव के साथ ये लड़ते हैं राव जैतसी और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ने 2 बार लड़ाई की है, एक तो कामरान से लड़ाई की है और फिर दोबारा जो है आक्रमण करके जीत लेते हैं, और दूसरा इन्होंने मालदेव के साथ भी लड़ाई की है। तो जैसे जैसे करके इन्होंने 2 लोगों से पंगा लिया है, ठीक है। फिर राव कल्याणमल, तो बीकानेर के शासक थे ये, बेसिकली राव जैतसी के पुत्र थे। शेरशाह सूरी के साथ इनका गिरी सुमेल का युद्ध जो होता है उसमें ये मदद मांगते हैं, कौन? राव कल्याणमल। गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता लेते हैं, तो शेरशाह सूरी जो होते हैं वो इनको बीकानेर का शासक बना देते हैं। फिर ये नागौर दरबार जाते हैं, ये हमने पिछले में भी पढ़ा है, और वहाँ पे अधीनता भी स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसकी तो स्वीकार कर लेंगे, साथ ही साथ में फिर अब आएंगे रायसिंह। इनके जो पृथ्वी जो राज हैं, पृथ्वीराज जो राठौड़ हैं, उनके जो भाई हैं, भाई कौन है? रायसिंह। अब हमारे जो सिलेबस में है वो रायसिंह है, ठीक है। इन्होंने अधीनता स्वीकार वैसे कर ली है ऑलरेडी, और अपनी पुत्री का जो विवाह है वो ये अकबर के साथ भी कर देते हैं, कल्याणमल। और जो इनके दोनों पुत्र हैं, ये इनके पुत्र हैं बेसिकली, इनकी बेटी है और जो भाई हैं, बेटी की शादी कर देते हैं राव कल्याणमल, किससे कर देते हैं? अकबर से कर देते हैं, और इनके पुत्र हैं पृथ्वीराज राठौड़ और रायसिंह। अब हमें रायसिंह जो हैं वो सिलेबस में है और वो हमें देखने हैं। तो देखिए रायसिंह के बारे में क्या देखना है, तो देखिए रायसिंह के बारे में ये देखना है। अच्छा, एक और मैं ये बता रही थी आपको, यहाँ पे मैंने बीदा के बारे में नहीं लिखा, बीका लिखा है। एक और इनके भाई होते हैं, कौन होते हैं? बीदा भी होते हैं। तो राव जोधा के दूसरे पुत्र होते हैं राव बीका, और राव बीका जो होते हैं वो अपने पिता के ताने से परेशान होकर अपने चाचा जो होते हैं कांधल, और इनका छोटा भाई होता है बीदा, ठीक है। इन दोनों के साथ मिलके, बीदा के साथ मिलके ये यहाँ पे बीकानेर की जो है स्थापना करते हैं, करनी माता के आशीर्वाद से। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं महाराणा राय सिंह, सॉरी नॉट राज सिंह, राय सिंह, क्योंकि राज सिंह अलग से हैं, ये राय सिंह है। अकबर जहांगीर, क्योंकि देखो पिता ने ही अधीनता स्वीकार कर ली है, दोनों की अधीनता, ये बीकानेर के। अब आप इसको मुझसे रिलेट करके याद रखो कि हम लोगों ने अकबर और जहांगीर दोनों की अधीनता स्वीकार कर ली है, नागौर के दरबार में गए हैं। अकबर ने 4000 का मनसब दिया है। 1572 के अंदर जो जोधपुर दुर्ग है वो सौंप दिया अकबर ने, ठीक है। 1574 में महाराजा धीराज बन गए, बीकानेर के शासक बन गए। युद्ध होता है चंद्रसेन के साथ। चंद्रसेन वही हैं जिनको देखो
रामचंद्र सेन जो होते हैं वो नागौर दरबार से वापस आ जाते हैं और फिर फाइनली वो सच्चाई माता मंदिर जाते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम चल रही है बीकानेर वालों से। 1593 में बुरहान उल मुल्क के अंदर जो दानियल भट्टा अभियान है उसमें जाते हैं ये, और काबुल कंधार, देखो के क ब, ठीक है, क ब, इन सब के ऊपर जो है वो विजय हासिल करते हैं। बेसिकली कहाँ कहाँ पर, एक थट्टा अभियान है, इसके अलावा काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, इनके जो सैन्य अभियान है वो इनको सौंप दिया जाता है। अकबर 1604 ईस्वी में शमशाबाद के अंदर नूरपुर की जागीर दे देते हैं, राय की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो करनी माता का मंदिर है जो बीकानेर है उसकी स्थापना तो राव बीका ने की है, लेकिन यहाँ पे जो जूनागढ़ किला है वो इनके मंत्री होते हैं करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ में इनका निर्माण करवाया था, जहाँ पे सूरजपोल भी है जिसके द्वारा जयता के द्वारा राय सिंह प्रशस्ति भी लिखी गई है। ये किला कब बना है? 1589 से 94 में। अब तो इसकी मरम्मत चल रही है, पेंटिंग वगैरह चल रही है इसके ऊपर, बहुत अच्छे से मतलब पेंट करवाया जा रहा है। जहांगीर जो है देखो, राय सिंह ने 4000 की उपाधि दी थी अकबर ने, जिसको बढ़ा के जहांगीर 5000 करते हैं। ठीक है, तो उनको अकबर की राय सही नहीं लगी तो इसलिए बढ़ा दी। अब अकाल पड़ता है तो सदाव्रत, चारे पानी, इसकी व्यवस्था जो है वो करते हैं, और राय सिंह के टाइम पे ही अकाल पड़ा था तो सदाव्रत खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था की। मुंशी देवी प्रसाद ये कहते हैं, देखो यहाँ पे करनी माता का मंदिर है ना, तो ऐसे याद रख लेना कि देवी प्रसाद ये कहते हैं कि राय सिंह तो राजपुतानी का कर्ण है, और कर्मचंद वंशो कीर्ति के अंदर इनको राजेंद्र कहा गया है। वहीं कर्मचंद वंशो कीर्ति के अंदर हमने अभी भी, मैंने कई बार पढ़ाया था वैसे, एक्चुअली क्या होता है वर्ड्स फिर आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। हाँ, ये कर्मचंद वंशो कीर्ति के अंदर लूणकरण को कर्ण से और राय सिंह को राजेंद्र से कंपेयर किया गया है। इनकी बुक है राय सिंह महोत्सव, राव सिहा ने लिखी है राय सिंह, वैधक वंशावली, बाल बोधिनी, ज्योतिष रत्नमाला या रत्नाकर। 1612 बुरहानपुर के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इनकी जाके मृत्यु होगी। तो ये थे आपके कौन? ये थे आपके राय सिंह ऑफ बीकानेर। अब आपके आएंगे राणा सांगा। ये तब का जो है वो सिलेबस है कि कैसे क्या क्या करना था, हमारा थोड़ा टाइम टेबल था जो कि कंप्लीट करा दिया गया। काफ़ी बड़ा टास्क था एजुकेशन साइकोलॉजी आईसीटी पेडागोजी कंप्लीट करना, बट कंप्लीट कराया। चलिए अब पढ़ते हैं महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा के बारे में। अब पढ़ते हैं महाराणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा के बारे में। 1509 से लेके 1528 ईस्वी तक जन्म होता है 12 अप्रैल 1482 को। 80 घाव लगे हुए हैं इनको। कर्नल जेम्स टोड ने इनको सैनिक का भग्नावशेष कहा है। हिंदू पथ की उपाधि इनको मिलती है, और इन्होंने जो विदेशी हैं उनको भगाने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान इन्होंने दिया था, जिसकी वजह से इनको ये उपाधि भी मिली है। 1517 में सबसे पहले खातोली का युद्ध करते हैं। देखो ऐसे याद रख लेना कि सबसे पहले तो खाना खाया जाता है ना, तो सबसे पहले खातोली का युद्ध करेंगे 1517 में पीपलदा कोटा। इब्राहिम लोदी के खिलाफ राणा सांगा जो होंगे वो जीत जाएंगे, और इनका जो एक पैर है वो भी टूट जाएगा, यानी कि लंगड़े ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट। फिर इनका युद्ध होगा अगले ही साल 1518 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर का युद्ध। इनके सेनापति होंगे इब्राहिम लोदी के होंगे मियां माखन और हुसैन। ये राणा सांगा से लड़ेंगे, अगेन राणा सांगा जीतेंगे, यानी कि माखन और हुसैन भी हार जाएंगे। फिर होगा 1519 में गागरोन का युद्ध, जो कि मालवा के जो महमूद खिलजी थे और राणा सांगा की तरफ से जो चंदेरी मेदिनी राय थे, इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और फाइनली सांगा के बीच में भी हो जाता है और राणा सांगा जीत जाते हैं। 6 महीने के लिए इनको कैद भी कर लेते हैं, और जो चंदेरी के जो मेदिनी राय हैं उनको गागरोन की जागीर दे दी जाती है। चौथा होगा गुजरात विजय, ये करेंगे 1520 ईस्वी में। देखिए कहाँ कहाँ खातोली का युद्ध इन्होंने जीत लिया है, धौलपुर बाड़ी का युद्ध इन्होंने जीत लिया है, गागरोन का युद्ध इन्होंने जीत लिया है। फिर होगी गुजरात विजय, कब होगी? 1520 में। रायमल और जो भारमल है उनके बीच में पंगा चल रहा है। रायमल राणा सांगर का साथ देंगे। रायमल जो होंगे वो इडर गुजरात के अंदर गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह से उनका पंगा चल रहा है। ठीक है, तो ये है गुजरात विजय।
आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो लिख देना। उत्तराधिकार के लिए रायमल और भारमल के बीच में, रायमल और भारमल के बीच में संघर्ष चल रहा था। इन दोनों के बीच में, दोनों के नाम में मल मल है। और जो रायमल हैं राणा सांगा का साथ देते हैं और इडर गुजरात का शासक जो होता है वो रायमल को बना दिया जाता है। फिर पांचवा बात करें तो सांगा की प्रॉब्लम हो जाती है बाबर से। एक्चुअली में क्या होता है, अफगान के होते हैं हसन खां मेवाती। ये जो इब्राहिम का जो भाई है मोहम्मद लोदी, ये दोनों साथ होते हैं एक दूसरे के, और सांगा एक तरफ होते हैं। ठीक है, तो हसन खां मेवाती और मोहम्मद लोदी एक तरफ हैं और एक तरफ सांगा है। बयाना के अंदर भरतपुर का युद्ध होगा बाबर और राणा सांगा के बीच में। और बेसिकली जो बाबर होंगे उनकी जो बेटी होगी, उनके जो मतलब इनके जो दामाद होंगे मेहंदी ख्वाजा, है ना। एक बार मैं वापस से, हाँ, बाबर के बहनोई थे ये, बेसिकली बाबर की बहन थी ये, बेटी नहीं बहन थी। और बाबर की बहन के पति थे मेहंदी ख्वाजा। तो ये जो बहनोई हैं इनको शरण दे देते हैं कौन, महाराणा सांगा। ठीक है, तो सांगा जो हैं वो इन्हें शरण दे देते हैं। तो जो मेहंदी ख्वाजा हैं उनको शरण दे दी जाती है और राणा सांगा जो है वो सेना भेज कर जो बयाना दुर्ग है वो जीत भी लेते हैं। राणा सांगा बयाना दुर्ग जो है वो जीत भी लेते हैं। और फिर जो इस विजय के बाद जो ताशा वाद्य यंत्र होता है, यानी कि जो मुगलों का जो यंत्र होता है, उसे बचाकर जो है वो जीत भी घोषित की जाती है। तो ये थे कौन सा युद्ध, बयाना का युद्ध। तो यहाँ भी राणा सांगा जीतते ही आ रहे हैं। और 16 से 17वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पे नील का कारोबार भी बहुत ज़्यादा विकसित था। तो ये हो गया कौन सा युद्ध, बयाना का युद्ध। और बयाना के बाद दोबारा से लास्ट में कौन सा आ जाएगा, खानवा का युद्ध। ठीक है, बस इसके बाद जो इनके युद्ध हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो राणा सांगा खानवा का युद्ध भी करेंगे कब, 17 मार्च 1527 ईस्वी में। रूपवास भरतपुर के पास गंभीर नदी है। जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है और जो सांगा है, दोनों के बीच में युद्ध होगा। जिहाद ये कहते हैं कि धर्म युद्ध है, ना शराब पियेंगे ना तमगा कर लगाएंगे। मोहम्मद बाबर के बीच में, एक्चुअली काबुल के एक एस्ट्रोलॉजर थे मोहम्मद शरीफ, ये कहते हैं कि जो ये हैं राणा सांगा जो हैं वो जीतेंगे। और जब ये कह देते हैं कि राणा सांगा जो हैं वो जीतेंगे, तो राणा सांगा जो पाती परवन है उसकी प्रथा भी चलाते हैं। राजस्थान के 7 राजा, 9 राव, 104 सूबेदार जो थे वो राणा सांगा की मदद के लिए आए थे। इसके अंदर जो बाबर होंगे वो विजय रहेंगे खानवा विजय के बाद, लेकिन राणा सांगा हार जाएंगे। और खानवा विजय के बाद जो बाबर है वो गाजी की उपाधि हासिल करेगा, यानी कि काफिरों को मारने वाला। इनकी बुक है तुजुक के बाबरी, जो बाबरनामा है, और इसमें इस युद्ध को काला दाग भी बताया गया है। ठीक है, सादड़ी के जो झाला अज्जा होंगे, राज चिन्ह वो भी है जो मीन्स अपने ऊपर लेंगे। ठीक है, तो राज चिन्ह जो होगा उसको भी लिया जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा, धारण करेंगे ये। सो खानवा के युद्ध में बाबर जो था वो जीत गया था। बाबर जो है वो विजय जो है वो हो जाएगी, उसकी विजय हो जाएगी। तो ये था अबाउट राणा सांगा। सबसे पहले खा तो लें तो खाने का युद्ध होगा, फिर देखेंगे, फिर बड़ी बात करेंगे, ऐसे याद रख लेना। फिर बाड़ी जो कि इब्राहिम लोदी के सेनापति होंगे, मियाँ माखन मियाँ हुसैन, उनको हरा देंगे। फिर इसके बाद गागरोन के अंदर चंदेरी मेदिनी राय का साथ देंगे। फिर गुजरात विजय में रायमल भारमल की लड़ाई हो रही है जिसमें रायमल का साथ देंगे। फिर राणा सांगा की प्रॉब्लम हो जाएगी बाबर से, यहाँ पे बयाना का युद्ध होगा। और बयाना के युद्ध में राणा सांगा हसन खां मेवाती और इनसे बेसिकली मोहम्मद लोदी से इनके साथ जो होता है वो प्रॉब्लम चल रही होती है। इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको बताऊं तो ये वाला पॉइंट जो है, एक सेकेंड आप रुको। हाँ, तो ये अपना पास कौन सा है, सांगा और महा, हाँ हाँ, ये है कि इनको जो इन दोनों को जो है वो साथ दे देंगे राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा जो होंगे वो अफगान के हसन खां मेवाती और महमूद लोदी का साथ दे देंगे। तो बाबर आ जाएगा, बाबर का जो बहनोई होगा वो उसको भी राणा सांगा शरण दे देंगे और बयाना दुर्ग वो जीत भी लेगा। फाइनली जो ताशा वाद्य यंत्र है उसके साथ सेलिब्रेशन किया जाएगा। फिर खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध के अंदर बाबर की जीत होगी। राणा सांगा की सहायता किस किसने की थी, अफगान के महमूद लोदी ने, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था महमूद लोदी जो होंगे वो अफगान का साथ देंगे।
अफगान जो हैं वो उसका साथ देंगे राणा सांगा का। मेव के होंगे हसन खां मेवाती, ये देखो हसन खां मेवाती ने भी साथ दिया था। मारवाड़ के होंगे राव मालदेव, बीकानेर के राव कल्याणमल, ये बहुत ज़रूरी हैं कि भाई ये लोग जो हैं वो राणा सांगा का साथ दे रहे हैं। आमेर के पृथ्वीराज कछवा, मेड़ता के रायमल राठौड़ वीरमदेव मेड़तिया, चंदेरी के मेदिनी राय की भी मदद की है, ईडर के भारमल की मदद की है। वागड़ के होंगे उदय सिंह, देवलिया प्रतापगढ़ के होंगे बाघ सिंह, अजमेर के करमचंद पवार, जगनेर के अशोक परमार, रा से याद कर लेना। सादड़ी के झालाजा, वो तो चिन्ह भी हासिल, राज चिन्ह भी धारण करते हैं। सलुम्बर के रतन सिंह चुंडावत, सिरोही के अखेराज देवडा, परमार के गोकुलदास परमार, तो देखो परमार परमार है, नागौर के खानजादा और रायसीन के सलहिदी तनवर। कारण क्या क्या थे कि जो राणा सांगा थे वो क्यों हार गए थे? क्योंकि बाबर के पास तोपखाना था, तुलुगमा पद्धति थी, तीरंदाज थे उनके पास अच्छे, और सांगा बेहोश हो जाते हैं और बसवा दोसा के अंदर इनका चबूतरा भी है, ठीक है। और मेवाड़ी सरदार जो हैं वो सांगा को जहर दे देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि सांगा जो होते हैं वो बेहोश भी हो जाते हैं, ठीक है। तुलुगमा पद्धति थी इनकी, ये भी ध्यान रखना है। अब आ जाइए, कालपी उत्तर प्रदेश में इनकी डेथ हो जाती है 1528 में। अंतिम संस्कार भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के अंदर होगा, वहां इनकी 8 खंभों की छतरी भी है, ठीक है। तो सांगा, तो देखो डॉट है ना, तो डॉट से बस याद रख लेना सांगा और मांडलगढ़, ऐसे मैंने इस जगह पे बताया है। एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। और बाबर जो है वो ये सांगा को कहते हैं कि इनका जो मुल्क है वो 10 करोड़ का और सेना में 1 लाख सवार थे। आई होप इट्स क्लियर। एक पानीपत का युद्ध भी आपको ध्यान रखना है, बाबर का इब्राहिम लोदी से हुआ था। तुर्की भाषा में इनकी, फारसी भाषा में अब्दुल रहीम ने भी बुक्स लिखी हैं। इनके भी 4 युद्ध थे बाबर के, खानवा का युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था, घाघरा का युद्ध था, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। पहला पानीपत का युद्ध था, तो बाबर के भी 4 युद्ध ध्यान रखना, पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। तो ये हो गए हमारे महाराणा सांगा। अब आ जाते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप भी थोड़े लेंदी रहेंगे, फिर महाराणा राज सिंह जो हैं वो छोटे हैं, फिर आपका 1857 की क्रांति आ जाएगी। हो सकेगा तो 1857 की क्रांति बाद में करा दूंगी, राजस्थान का एकीकरण, इसका एक वीडियो ले आएंगे। लेकिन आज महाराणा प्रताप ये सब हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है। एक्चुअली कल की वीडियो क्या छोटी रह गई, अदरवाइज कल ही कंप्लीट हो जाता। चलिए तो करते हैं महाराणा प्रताप। चलिए अब हम देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह और जो राणा उदय सिंह और जयवंताबाई अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी, इनके साथ इनकी शादी होती है। जगमाल भी इनका पुत्र होता है और महाराणा प्रताप भी इनके पुत्र होते हैं। लेकिन धीर भाई भटियानी के कहने पे जो जगमाल है उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। महाराणा प्रताप को कीका भीलों के बच्चे, छोटे बच्चे के नाम से भी जाना जाता था। जन्म इनका कुंभलगढ़ के बादल महल में होता है, जूनी कचहरी के अंदर। अकबर इनको जहाजपुर की जागीर भी देते हैं, ठीक है। किसको? जगमाल को, ठीक है। जगमाल को इसकी जो जगमाल है वो नाराज होकर अकबर के पास चला जाता है, ठीक है, जगमाल। और फिर ये इसको जहाजपुर की जागीर भी मिलते हैं। हम क्यों नाराज होकर जाएगा? देखो, प्रताप जो होते हैं वो 17 वर्ष के होते हैं, शादी होती है अजबदेह से, पुत्र इनका होता है अमर सिंह। गोगुंदा के अंदर महादेव बावड़ी 28 फरवरी 1572 को सलुम्बर के कृष्णादास चुंडावत इनकी मदद करते हैं और 32 साल की उम्र में प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। फिर विधिवत तरीके से कुंभलगढ़ में होता है। अब अकबर इनके पास 4 लोगों को भेजेंगे, जिसको जमा भाटों की एक ट्रिक है। जैसे सबसे पहले आएंगे जलाल खां, फिर आएंगे मिर्जा राजा मान सिंह, फिर आएंगे भगवंत दास कछवा और फिर आएंगे टोडरमल। ये कब आएंगे? सितंबर 1572 में। फिर ये कब आएंगे? जून 1573 में, जहाँ पे इनको डिनर के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन ये अपने अपने बेटे अमर सिंह को भेज देते हैं। फिर भगवंत दास कछवा आएंगे अक्टूबर 1573 में। फिर टोडरमल आएंगे दिसंबर 1573 में। तो जून, अक्टूबर, दिसंबर और ये सितंबर 1572 में। तो इस तरीके से इनके पास आया जाता है। लेकिन महाराणा प्रताप किसी की नहीं सुनते और फिर होता है हल्दी घाटी राज संबंध का युद्ध। आज भी वो जगह हल्दी जैसी है, रंग उसका ऐसे ही है मिट्टी का। 18 जून 1576 के अकॉर्डिंग, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग 21 जून तारीख है। रक्तलाई के अंदर, खमनोर के अंदर राज संबंध बदनास नदी पर अकबर के साथ और महाराणा प्रताप के साथ युद्ध होता है। महाराणा प्रताप के साथ कौन है, अकबर के साथ कौन है, इनको थोड़ा सा अब आप समझते हुए चलेंगे। अकबर की 80,000 की सेना है, मुलेला में रुकी हुई है।
ठीक है। और इनके कमांडर कौन है, सेनापति कौन है, मिर्जा, और इनके कमांडर कौन है, राजा मानसिंह। इनके हरावल कौन है, जगन्नाथ कछावा। जनरल कौन है, असफ खां, है ना, सारे थोड़े से नाम आप देखोगे तो। और ये लोसिंग में पड़ाव डाले हुए हैं। इनके सेनापति हकीम खां सूरी हैं। इनके कौन थे, मिर्जा। ये जो शमशा हैं ग्वालियर के, और जो सलुम्बर चुंडावत हैं वो इनके साथ हैं। सादड़ी के झालाबीदा इनके साथ हैं। इनके साथ कौन है, सैयद हाशिम है इनके साथ। ठीक है। और कौन कौन है इनके साथ, इनके साथ हैं गाजी खां और मत्तर खां। अब यहाँ पर सादड़ी के झालाबीदा इनके साथ हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप रिलेट करोगे तो आपको याद रह जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो ये ढोलान है, ढोल महाराणा प्रताप की सेना का जो मीन्स हरावल का नेतृत्व था वो ये कर रहे थे, हकीम खां सूरी कर रहे थे। ठीक है। फिर शमशा थे, राम सिंह तंवर थे, कृष्णादास चूड़ावत थे, सादड़ी के झालाबीदा थे। ढोलान में महाराणा प्रताप थे। और चंदावल में नेतृत्व कौन कर रहे थे, राणा पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा। ठीक है, ये नाम थोड़े से ध्यान रखने हैं। और इनके साथ कौन थे, भामाशाह, ताराचंद, झाला मानसिंह, सोनग्रा मानसिंह, रामदास बदनोर, ताज खां, ये लोग भी इनके साथ थे। अगर हम मेवाड़ के राज सिंह के बारे में बात करें, राज चिन्ह के बारे में बात करें, तो आज भी अगर आप मेवाड़ के राज चिन्ह पे देखते हो तो एक तरफ भील और एक तरफ राजपूत का अंकन आपको देखने को मिलता है। और ये प्रताप के टाइम पर ही स्टार्ट हुआ था। प्रताप के टाइम पर स्टार्ट हुआ था। फिर आप देखोगे तो अभी ये हमारा हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा है अभी। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है, पहला वार जो होगा वो मेवाड़ी सेना करेगी। और मित्तर खां अफवाह फैला देंगे कि अकबर आ गए हैं। तो प्रताप जो होंगे वो बहलोल खां को और घोड़े को एक ही तलवार से एक साथ काट देंगे। झाला बीदा जो होंगे, इनके जो चेतक होगा उसकी टांग टूट जाएगी। और जो ये है, क्या नाम है, क्या बताया था मैंने, झाला बीदा है ना, झाला बीदा जो होंगे वो इनके साथ तो होंगे ही होंगे, और वो राणा प्रताप का जो छत्र है वो धारण करेंगे और वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। समाधि इनकी कहाँ है, बलीचा राजसमंद के अंदर है। ठीक है, किसकी समाधि की बात कर रहे हैं हम, चेतक की। चेतक की समाधि बलीचा में है। प्रताप की कोल्यारी गांव के अंदर है। ठीक है, प्रताप की जो है वो कोल्यारी गांव पहुंचेंगे और फिर वहां पे अपने उपचार वगैरह कराएंगे। अच्छा, अकबर की विजय हो जाएगी इसके अंदर यही बताया जाता है कि जो अकबर है उसकी ही विजय हुई। लेकिन राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर में ये कहा गया है कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और जो पट्टे हैं वो भी ताम्र पत्र के रूप में जारी किए गए थे। और पट्टे जारी करने का जो हक है वो तो राजा का ही होता है। ठीक है, इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा है, क्योंकि देखो गोगुंदा में वैसे इनका क्या हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ था ना, हमने पढ़ा तो था अभी कहीं पे, इनका अभिषेक हुआ था इसके गोगुंदा के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था, विधिवत कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है, बदायूनी ने कहा है। देखो यहाँ दा है, यहाँ दा है। खमनोर का अबुल फजल ने कहा है। मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में फर्स्ट इसको हल्दी घाटी भी इन्होंने ही कहा है। हाथी अगर हम बात करें तो मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। वैसे गजराज भी था, गजमुक्त भी था, रंदार भी था। और राणा के हाथी की बात करें तो लूना, राम प्रसाद अकबर के का नाम था। ठीक है, तो हाथियों के नाम भी एक बार कई बार पहले रीट के पेपर में पूछा गया था, तो इसलिए ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो राणा प्रताप के जो हाथी है वो लूना है, ये मानसिंह के हाथी का नाम है। मर्दाना, गजराज, गजमुक्त और रंदार। और राणा सांगा के जो हाथी हैं उसका नाम क्या है, लूना है। ठीक है, क्या नाम है, लूना है। राम प्रसाद भी था जिसको बदलकर अकबर ने पीर प्रसाद रख दिया था। ठीक है, अकबर ने इसके हाथी का नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया था। अकबर जो होंगे वो उदयपुर का जो प्रशासन है वो जगन्नाथ कछवा को दे देंगे, क्योंकि जगन्नाथ कछवा देखो इनके साथ ही चल रहे हैं ना, भगन्नाथ कछवा इनके साथ हैं, जगन्नाथ कछवा देखो इनके साथ हैं, तो उदयपुर तो इनको दे देंगे। इसके बाद जो शहबाज खां है वो अटैक करेगा कुंभलगढ़ पे, मेवाड़ पर 3 आक्रमण करेगा, कुंभलगढ़ पर करेगा, और प्रताप जो होंगे वो पहाड़ों के अंदर चले जाएंगे।
एक भामाशाह की भेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में भी भामाशाह जो है कार्ड वगैरह चलते रहते हैं। तो चोलिया गांव के अंदर जो प्रताप हैं उनको 25 लाख रुपए, 20,000 अशर्फियाँ और 25,000 सेना जो है वो 12 वर्ष तक निर्वाह कर सकते हैं, ये भामाशाह ने दिया था। भामाशाह का भाई भी था, कौन था? ताराचंद। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और उनके दोनों भाइयों ने मिलके महाराणा प्रताप की मदद की थी। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर भी कहा जाता है। अब्दुल रहीम खान ए खाना जो है उसने भी आक्रमण किया था 1580 ईस्वी के अंदर, और महाराणा प्रताप के बेसिकली पुत्र थे, कौन थे? अमर सिंह। तो अमर सिंह ने क्या किया, इनकी जो बेगमें थी उनको, ये देखो अब्दुल रहीम खाना की बेगमें हैं, तो इनको बंदी बना लिया, और फिर कहाँ? राणा प्रताप के पास ले गए, और प्रताप ने लेकिन क्या किया, बेगमों को वापस छोड़ दिया। तो इसके बाद छापामार युद्ध प्रणाली भी शुरू हुई थी, और शेरपुर के अंदर अपना शिविर भी लगाया था। किसने? रहीम ने शेरपुर में अपना शिविर भी लगाया था। तो ये था आपका हल्दी घाटी का युद्ध। अब एक और युद्ध है, दिवेर का युद्ध। ये तो देखिए कब हुआ है, वैसे तो 18 जून है, लेकिन गोपीनाथ के अनुसार 21 जून है। और जो ये वाला युद्ध है, दिवेर का जो युद्ध है, ये अक्टूबर 1582 में है, यानी कि करीब करीब 6 साल बाद। अकबर का काका है सेरिमा सुल्तान खां और अमर सिंह, इनके बीच में है। दिवेर राज संबंध में है, ये शिविर भी लगाता है सुल्तान खां। कर्नल जेम्स टोन इसको मैराथन कहता है। अब जगन्नाथ कछवा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कुर्बान है, जगन्नाथ कछवा के ऊपर, और ये हमने देखा भी था कि अकबर जो होता है वो उदयपुर का जगन्नाथ कछवा को उदयपुर भी दे देता है। तो यही जगन्नाथ कछवा जो होता है वो 1584 के अंदर अंतिम सैनिक अभियान भी करता है। 32 खंभों की छतरी भी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। किसकी? जगन्नाथ कछवा की मृत्यु जो है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होती है, और महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजा गया था, अंतिम सैनिक अभियान था। फिर चावंड, सराडा, सलुम्बुर के अंदर बात करें तो जो प्रताप है और जो लूना है, लूना आप देखोगे तो लूना राणा सांगा के हाथी का भी नाम था। तो महाराणा प्रताप और जो लूना है, बेसिकली देखिए चावंड के अंदर क्या सिचुएशन है कि जो राणा प्रताप है वो चावंड के शासक लूना, ये यहाँ पे हाथी नहीं है, ये चावंड का शासक है, चावंड का शासक है। और इसके साथ महाराणा प्रताप के पंगे हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, आपातकालीन राजधानी घोषित कर दी जाती है, और फिर फाइनली चावंड तो राजधानी बनती ही है। इनके गुरु थे आचार्य राघवेंद्र, कवि चक्रपाणि मिश्र, विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला लिखी है इन्होंने, व्यवहार दर्श लिखी है, राज्याभिषेक पद्धति लिखी है। किसने? चक्रपाणि मिश्र ने। तो ये तो रटना ही होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ कभी वापस नहीं जीते इन्होंने। मेवाड़ केसरी इनको कहा जाता है, हिंदुआ सूरज इनको कहा जाता है। देखिए हिंदू पथ की उपाधि राणा सांगा की है, और हिंदुआ सूरज की उपाधि प्रताप की है। 97 में मृत्यु हो जाएगी। 8 खंभों की छतरी है बाडोली सलुम्बुर के अंदर। और जो ये है चेतक की समाधि कहाँ है? बलीचा राज संबंध में, और इनकी बाडोली सलुम्बुर के अंदर केजड़ बांध भी बना हुआ है। एक इनके लिए डायलॉग भी है, डायलॉग तो मुझे देखना पड़ेगा, डायलॉग मुझे एज इट इज याद नहीं है। हाँ, दुरसा आढ़ा जो है वो क्या कहते हैं? हाँ, एक बार ये आप सुन लीजिए। गहलोत रानो जीत गयो, दसन मुंद रसना डसी, नीलास मुख भरिया नयन, तो मृत शाही प्रताप सी। ठीक है, तो राणा प्रताप की मृत्यु पे अकबर जो है वो काफी दुखी हुआ था, तो ये सब लिखा था। शौर्य गाथा विरुद्ध छत्री कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी है पाथल, और पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी है पिथल। पाथल सेठिया ने और पिथल राठौड़ ने। ठीक है, तो कैसे याद करोगे? देखो वैसे तो बस ई की मात्रा ही है, तो देखो पृथ्वीराज में ई की मात्रा आती है ना, तो यहाँ पे भी ई की मात्रा है। पाथल कन्हैया लाल, और देखो और पिथल पृथ्वीराज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से याद रह जाएगा। चलिए, महाराणा प्रताप कंप्लीट, काफी लेंथी थे। अब आते हैं महाराणा राज सिंह। देखिए महाराणा राज सिंह ये भी मेवाड़ से ही थे। अब ये बहुत पंगे लेते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करा देते हैं, ठीक है, सादुल्ला खां को रोक लेते हैं,
और जो महाराजा राज सिंह हैं बेसिकली चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जो मरम्मत होती है उसको बहुत तेज कर देते हैं। तो जो शाहजहां हैं वो इनको भेजते हैं, सादुल्ला खां को, और किसको भेजते हैं, नेतृत्व में सेना भेजते हैं कि इनको रोको, ये मरम्मत करा रहे हैं। तो राज सिंह जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, इनका किसी का साथ नहीं देते। और शाहजहां के पुत्रों में भी जो होता है वो युद्ध का ये चल रहा होता है कि हम बनेंगे उत्तराधिकारी, हम बनेंगे। तो राज सिंह तब भी साथ नहीं देते, इनके बीच में, दोनों भाइयों के बीच में युद्ध चल रहा है शाहजहां के दोनों पुत्रों के बीच में। औरंगजेब राज सिंह को 6,000 का मनसब देंगे। देखो 4,000 से 5,000 मनसब किया था, किसका किया था, जहांगीर ने किया था, उसका महाराणा राज सिंह का। और राज सिंह सॉरी किसका किया था, मान सिंह का। और राज सिंह का औरंगजेब कितना देंगे, 6,000, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए हैं तो सैलरी बढ़ी जाती है। तो औरंगजेब को 6,000 मनसब प्रोवाइड करेंगे। ग्यासपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इसके परगने भी देंगे। दूसरा, औरंगजेब जो है वो चारुमती से शादी करना चाहते थे, और चारुमती जो है वो राज सिंह से। तो यहाँ पे चारुमती कौन है, किशनगढ़ के राजा मानसिंह है, उनकी बहन है। तो इससे भी नाराज हो जाते हैं और ये जो नाराज होके परगने वापस ले लेते हैं। एक इनकी बात ये भी ध्यान रखनी है, हाडी रानी जो सलह कवर थी वो अपना गला भी काट के दे देती है। बूंदी के जो हाडा होते हैं राजा संग्राम सिंह, उसका साथ देते हैं ये राज सिंह। और जो सलुम्बर की रतन सिंह चुंडावत है, उनकी पत्नी होती है सलह कवर, जो कि अपना शीश काट के दे देती है। तो मेघराज मुकुल इनको सेनानी कहते हैं। और एक और इनके लिए भी डायलॉग है, डायलॉग थोड़ा सा मुझे एक्चुअली डायलॉग मुझे याद नहीं रहते। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दिए दियो छतरानी। ठीक है, तो ये इनके लिए कहा गया है। 1669 में औरंगजेब मंदिर तोड़ रहे होते हैं, 1679 में जजिया कर लगा देते हैं, तो औरंगजेब की प्रॉब्लम हो जाती है राज सिंह से भी। फिर उदयपुर का युद्ध होगा, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, उदयपुर का युद्ध होगा। और राज सिंह का साथ और कौन देंगे, दुर्गादास राठौड़, और राज सिंह जीत जाएंगे। फिर टीका दौड़ कराएंगे, शिकार, दरीबा, मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा, और ये कौन सी जगह है, लाखों, लाखों ही है ना, टीका दौड़ होगी। और यहाँ पे राज संबंध राजनगर के अंदर महाराणा राज सिंह, नाम नहीं पता चल रहे, तो ये भी ध्यान रखना है, लाखों रुपए प्राप्त किए थे। ठीक है, लाखों रुपए प्राप्त किए थे, क्योंकि मैं सोचूं लाखों जगह का नाम नहीं हो सकता। विजय कटकातू इनकी उपाधि थी, ये भी ध्यान रखिएगा, महाराणा राज सिंह की। और महाराणा राज सिंह ने ही श्रीनाथ जी का सिहाड़ तथा द्वारकाधीश को कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित किया था। सो ये आपके हो गए महाराणा राज सिंह। अब देखिए मैंने आपको ये सब करा दिया। अब हमारा एक तो गुर्जर प्रतिहार वंश रह गया है, एक 1857 का विद्रोह रह गया है, एक राजस्थान का एकीकरण रह गया है, और एक प्रजामंडल रह गया है। कोशिश करूंगी अगर आज बन जाएगी वीडियो तो 2 वीडियो अपलोड कर देंगे, वरना फिर ये आपकी बाद में आएगी जब मैथ्स वाली जो वीडियोस हैं, तो फिर ये उसके साथ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि इसी में वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। कोशिश पूरी करूंगी, अगर आज दोबारा से एक और वीडियो बन जाएगी तो तब आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, तब तक आप रिवाइज करिए एंड डेली वीडियोज़ को फॉलो ज़रूर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।